गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी में कॉलम। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमें IS 456 2000 में पेज नंबर 41 पे इसके सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो कि कंप्रेशन मेंबर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IS 456 2000। यहाँ पर ये कंप्रेशन मेंबर का हमें 25 आर्टिकल में दिया हुआ है। यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है कॉलम का। तो डेफिनेशन हम पहले से बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉलम आर दी वर्टिकल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर विच आर टेकन एक्सेल कंप्रेसिव लोड एंड ट्रांसफर टू दी फाउंडेशन। तो इसका ये डेफिनेशन है। इसके बाद हम आते हैं कॉलम में। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आते हैं हमारे। एक तो आता है स्ट्रट, जो आपने पहले सॉम में ही पढ़ा होगा। तो स्ट्रट क्या होता है? जब भी कोई कंप्रेशन मेंबर किसी इंक्लिनेशन में होता है एक्सेप्ट वर्टिकल, मतलब किसी भी इंक्लिनेशन में, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, 30 डिग्री किसी भी इंक्लिनेशन पे होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रट। दूसरा इसमें पॉइंट आता है, अगर इफेक्टिव लेंथ कॉलम की इसकी 3 टाइम ऑफ लेटरल डायमेंशन से क्या हो जाता है? कम आता है, लेस आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर कॉलम ना बोलकर क्या बोला जाता है? पेडेस्टल बोला जाता है। तो ये क्राइटेरिया हमें कोड में भी दिया हुआ है। आप इसको कोड में भी रीड कर सकते हैं। पेज नंबर 41 एंड 42 में आर्टिकल 25 में ही दिया हुआ है। इसके बाद मैं आता हूँ क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन इसका नॉर्मली 5 टाइप से हम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू दी शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर जिस शेप में आप कॉलम को तैयार करना चाहते हैं। जैसे स्क्वायर कॉलम हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ऑक्टागोनल हो सकता है, टी शेप, एल शेप। जिस हिसाब से हमें एस्थेटिक व्यू में उसकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं। इसका सेकेंड हमारा आता है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे हम तैयार करते हैं, टिम्बर आता है, स्टील आता है, मैसनरी आता है, आरसीसी आता है और कंपाउंड आता है। कंपाउंड मतलब जब दो या दो से अधिक मटेरियल को आपस में मिक्स करके कोई कॉलम तैयार किया जाएगा तो इस टाइप के कॉलम को हम कंपाउंड कॉलम बोलेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरसीसी कॉलम की। हमारे यहाँ पर कौन सा कॉलम आएगा? सिर्फ आरसीसी कॉलम। बाकी आप लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोडिंग। टाइप ऑफ लोडिंग, किस टाइप का लोड कॉलम में एक्ट कर रहा है। एक तो होता है हमारा एक्सियली लोडेड कॉलम होता है। नॉर्मली हम जो कॉलम को डिज़ाइन करते हैं वो एक्चुअली होते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारा कॉलम सीधे एक्सिस पर ना आकर कुछ जो उसके ऊपर हम एक और कॉलम तैयार करने वाले हैं वो लोड जो आ रहा है वो पॉइंट से हटकर आता है, तो उस टाइप के कॉलम को हम बोलते हैं इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो सबसे इसके 3 हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, सबसे फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये। हाँ, इसमें हम देखते हैं दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब जो इसका सीजी पॉइंट है, अगर वहीं पर हमारा क्या करता है? फोर्स एक्ट करता है, तो इस टाइप के कॉलम को हम बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। और इस टाइप के कॉलम में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस। इसके बाद हम सेकेंड केस देखते हैं। इसमें सेकेंड केस में हम देखते हैं कि हमारा जो कॉलम है उसमें फोर्स सीजी पॉइंट से ना होकर थोड़ा डिस्टेंस पे लग रहा है। इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? इस डिस्टेंस को बोला जाता है एसेंट्रिसिटी। तो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे हैं हम। यहाँ पर ये डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? ई एक्स। इस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? एसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो सिर्फ एक ही एक्सिस से थोड़ा डिफर हो रहा है, बाकी दूसरी एक्सिस पे तो लाई कर रहा है, इस एक्सिस से क्या हो गया है? डिफर हो गया है। तो इस टाइप के कॉलम को हम क्या बोलेंगे? यूनी एक्सियली एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो अभी क्या है? फोर्स एक डिस्टेंस पर लग रहा है, फोर्स डिस्टेंस पर लग रहा है, तो इसके कारण इसमें क्या आएगा? मोमेंट भी आएगा, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाता है? मोमेंट। तो इस टाइप की जो कॉलम रहेगा वहाँ पर हमारे इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगी ड्यू टू फोर्स, और बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगी किस कारण से? इसके मोमेंट की वजह से। इसका थर्ड केस भी आपको इसमें दिख रहा होगा। थर्ड केस में क्या हो रहा है? जो हमारा फोर्स जहाँ पर एक्ट कर रहा है वो क्या है? सी जी से ई एक्स और ई वाई दोनों ही डिस्टेंस यहाँ पर दिख रही है आपको, तो इसको हम बोलेंगे एसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन और एसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो इस टाइप कॉलम को हम क्या बोलते हैं? बाई एक्सियली एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। फिर यहाँ पर क्या होता है? दोनों यहाँ पर क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस आएगा तो मोमेंट आएगा, मोमेंट आएगा तो यहाँ पर क्या आएगी? बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगी। तो इस टाइप कॉलम में भी डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों ही आती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें आते हैं क्राइटेरिया में क्लासिफिकेशन के। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू दी स्लेंडरनेस रेशियो। अकॉर्डिंग टू दी स्लेंडरनेस रेशियो ये आपको पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है। अगर हमारा एल इफेक्टिव बाय
बी रेशियो क्या हो जाता है, बी या डी रेशियो 12 से कम हो जाता है, तो इस टाइप के कॉलम को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम। आप देख सकते हैं आपको कोड में दिया हुआ है, कंप्रेशन मेंबर में बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट व्हेन बोथ द स्लैंडरनेस रेशियो LEX/D एंड LEY/B आर लेस देन 12। इस टाइप कॉलम को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम। तो ये कोड में दिया हुआ है हमको। इसी तरीके से अगर एल इफेक्टिव बायलैटरल डायमेंशन रेशियो 12 से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ लेटरल रेनफोर्समेंट। हमें पता है कॉलम में दो टाइप के रेनफोर्समेंट होता है, एक तो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो कि वर्टिकली हमको दिखता है, और दूसरा क्या होता है जिससे हम इसके बोलना चाहिए टाई तैयार करते हैं, या रेनफोर्समेंट जो हम बोलते हैं लेटरल रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ये हमारा होता है। तो इस लेटरल रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग कॉलम को दो कैटेगरी में, एक्चुअल सर्कुलर कॉलम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है लेटरल टाई और दूसरा होता है हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो इस टाइप का आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और सर्कुलर कॉलम भी हो सकता है। जब क्या करते हैं, लेटरल टाई हमने तैयार किया और उनको एक स्पेसिंग पर प्रोवाइड कर दिया, तो इस टाइप के हम जो कॉलम रहेगा इसे हम बोलेंगे कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनल स्टील एंड लेटरल टाई। सेकेंड आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सर्कुलर कॉलम का एग्जांपल लिया क्योंकि हेलिकल रेनफोर्समेंट से सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड किया सकता है। तो कॉलम विथ लॉन्गिट्यूडनली स्टील एंड हेलिकल टाई, हेलिकल टाई को ही स्पायरल भी बोला जाता है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में तो आपको सर्कुलर दिख रहा होगा, लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जिस तरीके से स्प्रिंग होता है, ओपन स्प्रिंग के फॉर्म में क्या होता है, जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट। ओके, यहाँ से जहाँ से हेलिकल एक स्टार्ट होता है हेलिक्स और जहाँ पर जाके एंड होता है उससे इसका क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। इसी तरीके से लेटरल टाई में भी सेंटर दोनों टाई के बीच की दो एडजेसेंट जो टाई रहेंगी उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, पिच बोला जाएगा। इसके बाद पॉइंट आता है कि जो हमारा हेलिकल रेनफोर्समेंट है ये मोर बेटर होता है लेटरल टाई से, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉलम में बकलिंग कम होती है और डक्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए हमें बहुत ही स्किल्ड लेवल रिक्वायर्ड होता है, वही इसको प्रोवाइड कर सकता है। इसका नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट आता है बीच बार बार आ रहा है, एल इफेक्टिव। आपने इसको पहले ही पढ़ा होगा, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है और इसके जितने भी केसेस हैं हमें कोड में पेज नंबर 94 पे दिए हुए हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज अ डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एडजेसेंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स ही बोलते हैं कुछ लोग इसको। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है, जहाँ से कॉलम अपनी एक्सिस को चेंज कर सकता है, मतलब जहाँ से कॉलम फ्रीली क्या हो सकता है, रोटेट होता है या तो अपनी एक्सिस को चेंज करता है ड्यूरिंग द डिफ्लेक्शन। इसके मैं आपको केस बताता हूँ। ये केस हैं हमारे, मैंने दो केस यहाँ पर लिए हैं। द बोथ हैंड हमारे क्या होते हैं, पिन जॉइंटेड होते हैं। तो कॉलम पे जब भी फोर्स एक्ट करेगा तो ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से बेंड होगा। हम एज्यूम करेंगे इस तरीके से बेंड होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉलम का ये वाला सिरा और ये वाला सिरा दोनों ही अपनी क्या कर रहा है, एक्सिस को चेंज कर रहा है, तो फ्रीली रोटेट कर सकता है यहाँ से। तो इस केस में क्या होगा, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ, जो कि इसके ओरिजिनल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। सेकेंड केस में ले रहा हूँ जहाँ पर एक एंड को मैंने क्या लिया है, पिन जॉइंटेड, दूसरे एंड को मैंने ले लिया है यहाँ पर फिक्स होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होगा। अब मोमेंट जनरेट होगा, जब इस पर फोर्स आएगा तो इसका डिफ्लेक्शन आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पॉइंट ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ से कॉलम क्या हो सकता है, फ्रीली रोटेट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है जहाँ से कॉलम अपनी एक्सिस को चेंज कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, इस केस में हम पहले इसको प्रूव कर चुके हैं यूलर्स एंड कंडीशन में कि इफेक्टिव लेंथ इस केस में कितना होता है, L/√2 के बराबर होता है। इसका हम और आते हैं बेसिक में इसके। तो सबसे पहले आता है जो रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया है, पेज 48 पे दिया हुआ है, कॉलम में कोड में दिया हुआ है। तो ASC बोलते हैं इसको हम, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। तो जो मिनिमम परसेंटेज है कॉलम का वो हमें बताया गया है कोड ने, कितना लेना रहता है हमको, 0.8% ऑफ इट्स ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब अगर हमारा स्क्वायर कॉलम है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो B इंटू डी के बराबर होगा, और सर्कुलर अगर कॉलम है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो मैक्सिमम स्टील है इसमें हम जो प्रोवाइड कर सकते हैं कॉलम में वो कितना है, 6% है, 6% ऑफ इट्स ग्रॉस एरिया। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम 4% से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब 4% से ज़्यादा स्टील आता है प्रैक्टिकली तो उस केस में क्या होता है, मैश बहुत
पास पास जो मैश होता है बहुत पास पास हो जाता है, रेनफोर्समेंट बहुत पास पास हो जाएगा, तो प्रॉपरली कॉम्पैक्शन वहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इसलिए 4% से ज़्यादा नॉर्मली हम इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ बार का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हम कॉलम तैयार कर रहे हैं तो मिनिमम कितने होना चाहिए, 4 नंबर्स होना चाहिए बार। और अगर हम सर्कुलर कॉलम तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर मिनिमम कितना दिया हुआ है, 6 नंबर्स होना चाहिए। इसी तरीके से डायमीटर ऑफ बार जो आप मेन बार यूज़ करने वाले हैं वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग जो है 300 mm से कम नहीं होना चाहिए मेन बार के बीच में। मतलब जो हम बार यहाँ, जैसे अगर हमने स्क्वायर कॉलम का एग्जांपल लिया था, तो हम जो 2 बार लगा रहे हैं यहाँ पर 4 बार अगर हम लगाते हैं तो इन दो जो बार है इन दोनों के बीच की स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगुलर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सर्कुलर कॉलम में भी हम देख सकते हैं। ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्राइटेरिया। इसके बाद आते हैं हम लेटरल रेनफोर्समेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो इसका क्राइटेरिया पूरा हमें कोड में दिया हुआ है पेज नंबर 49 पर। तो पहले मैं बात करता हूँ लेटरल टाई की और फिर बात करूँगा मैं हेलिकल रेनफोर्समेंट की। तो दो इसमें होते हैं, तो पहले मैं लेटरल टाई की बात करता हूँ। तो इसका पिच का क्राइटेरिया हमको दिया है, कभी भी इसके लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कॉलम जो भी है आपका, उसके जो लेटरल डायमेंशन है, अगर रेक्टेंगल कॉलम है तो बी और डी, और अगर सिर्फ रेक्टेंगल कॉलम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी और डी, और अगर सर्कुलर है तो उसके लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, डायामीटर। ये किसके लिए हो जाएगा, सर्कुलर के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगुलर कॉलम। सेकेंड क्राइटेरिया जो दिया हुआ है 16 टाइम ऑफ द 5 मिनिमम, 16 टाइम ऑफ 5 मिनिमम से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मिनिमम का मतलब ये है कॉलम में जितना भी आपने मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, अब वहाँ पर हो सकता है कि हमने अलग अलग साइज का रेनफोर्समेंट यूज़ किया हो सकता है कुछ रेनफोर्समेंट हमने 20 mm का यूज़ किया हो, कुछ रेनफोर्समेंट हमने 12 mm का यूज़ किया हो। तो आपको क्या करना है, जो सबसे मिनिमम साइज का बार है, जैसे हमारा यहाँ पर कितना है 12 mm साइज का बार है, तो वो आपको यहाँ पर लेना है। तो 16 × 12 हो जाएगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा आपकी पिच नहीं होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया हमारा दिया है 300 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इनमें से जो सबसे लीस्ट होगा उससे ज़्यादा अगर पिच नहीं होगा हमारा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर सेफ हो जाएंगे। इसी तरीके से हम आते हैं डाया में। डाया ऑफ द लेटरल टाई कितना रहेगा, तो ये दिया है नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द 5 मैक्सिमम, और सेकेंड आता है 6 mm से भी कम नहीं होना चाहिए। तो 5 मैक्सिमम की फिर वही आता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 और 12 दोनों mm का प्रोवाइड किया है, तो यहाँ 5 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 20 mm। तो अगर मैं इसका 1/4 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 5 mm आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 mm। मतलब इन दोनों में से जो भी क्या है, इन दोनों से वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से 8 mm का बार प्रोवाइड करेंगे। होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके क्राइटेरिया में आते हैं, स्पायरल टाई और हेलिकल। तो इसके लिए भी हमें कोड में दिया हुआ है, पिच का क्राइटेरिया दिया हुआ है। पिच जो है 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/6 ऑफ इट्स कोर डायामीटर, कोर डायामीटर के 1/6 पार्ट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड में से मिनिमम वैल्यू भी दी हुई है कि 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 3 टाइम ऑफ द डाया ऑफ द बार फॉर्मिंग द हेलिक्स, मतलब जो लेटरल इन्फोर्समेंट में जो आप बार यूज़ करने वाले हैं उसका डायामीटर के 3 टाइम से भी कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप पिच फाइंड आउट कर लेंगे। डाया क्राइटेरिया दोनों में ही सेम रहता है, चाहे वो लेटरल टाई हो या आपका स्पायरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट हो, दोनों के लिए क्राइटेरिया क्या रहता है, सेम रहता है। इसके बाद मैं आता हूँ अजम्पशन पर। तो अजम्पशन लिमिट स्टेट मेथड में इसके दिए हुए हैं सारे के सारे। तो बात करता हूँ मैं अजम्पशंस की, तो अजम्पशन वही रहेंगे लिमिट स्टेट मेथड के मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे। इसके बाद आता है मिनिमम एसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी एक चेक होता है कॉलम में, ये आपको मैंने बताया था पहले भी, कोड में दिया हुआ है इसका मिनिमम एसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया। तो ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी कोड में आपको पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है। ये इसमें आप देख सकते हैं कोड में, यहाँ पर ये दिया हुआ है आर्टिकल 25.4 पे दिया हुआ है, ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय 50 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30 सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ 20 mm। मतलब अगर इससे इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूंगा तो ई मिनिमम कितना होना चाहिए, एल्स अनसपोर्टेड डिवाइड बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 30
इस हमेशा क्या होना चाहिए 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम एसेंट्रिसिटी कम सब्जेक्टेड कितना होना चाहिए 20 mm होना ही चाहिए। तो यहाँ तक था इसका ये बेसिक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसका स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन, और पहले बेसिक स्टेप्स तैयार करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको न्यूमेरिकल इसके लगाएंगे। ओके, थैंक यू।